बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आपने इतनी अच्छी किताब लिखी और अच्छा इसका प्रकाशन करवाया। इसका भी जो बाहर का जो कवर है वही बहुत सुंदर है। इसमें एक ओजस्विता है, एक सात्विकता है और उत्साहवर्धक रंग इसमें डाले हैं आपने। तो ये रंग जो साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों से आपने जो लिए हैं, खासकर ग्रामीण पृष्ठभूमि के संबंधित जितने भी विषय आपने उठाए हैं, तो ये लिखने की प्रेरणा और ये लिखने का जो विषय सामग्री आपकी है वो कैसे दिमाग में आपकी आई और फिर लिखने का कैसे आपने संकल्प किया? बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही हूँ और अभी फ़िलहाल गांव में ही निवास कर रहा हूँ। तो चीज़ें मैं जो देखता हूँ जो मुझे प्रभावित करती हैं, और मुझे लगता है कि इन दिनों साहित्य में ये सब चीज़ों के लिए अब अवकाश नहीं रह गया है। तो अगर ये साहित्य से अगर इनको निकाल दिया जाएगा तो उसकी जो जीवन धारा है वो समाप्त हो जाएगी। हम केवल शहरी जीवन को ही साहित्य का आधार नहीं बना सकते, ग्रामीण जीवन को भी उसका आधार बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज भी भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। भारतीय संस्कृति को अगर कोई जीवित रखे हुए है तो वो भारतीय गांव ही है। वहाँ की लोगों की सोच, वहाँ की संस्कृति और वहाँ के ऐसी चीज़ें जिनको शहरी समाज ये मानता है कि वो चीज़ें बहुत पुराने समय की हो गई है या वो ख़त्म हो गई हैं, वो गांव में आज भी कहीं न कहीं जिंदा है। वो सब चीज़ें मैंने अपनी दोनों ही पुस्तकों में, इससे पहले जो पुस्तक आई थी तमगा वो गामड़, उसमें भी मैंने ये चीज़ें उठाई हैं। गामड़ का तो नाम ही उसी गांव से संबंधित है। जी जी जी। तो मेरी कोशिश यही है कि वो जो चीज़ें जो अभी भी कहीं दबी हुई हैं और समाज को खोखला कर रही हैं, उन चीज़ों को मैं बाहर लेके आऊँ और बाकी समाज भी ये जाने कि जिनको हम मृतप्राय या समाप्त मान चुके हैं वो चीज़ें अभी कहीं न कहीं हैं। और दूसरी बात रही कवर पेज की और इसकी ओजस्विता की, उसमें तो आपका भी योगदान है और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया उस चीज़ के लिए। आपने इसमें कुल 11 कहानियाँ लिखी हैं जी, और एक से बढ़कर एक कहानी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे ये बताइए कि नाम तमगा क्यों रखा आपने? कहानी और भी अच्छे अच्छे टाइटल वाली, सारे ही अच्छे टाइटल हैं, इसमें कुछ भी नाम हो सकता था। भ्रष्टाचार है, सूबेदार जी हैं, गाली हैं, आधा ठाकुर, तमगा, वर्जिनिटी, शर्मा जी, वेटिकन सिटी, मीरा, अख्तियार सिंह, कर्ज, सभी अच्छे टाइटल हो सकते थे। आपने तमगा ही क्यों चुना? तमगा वर्तमान संदर्भ में आप देखें तो प्रत्येक व्यक्ति की लालसा होती है कि मुझे कहीं न कहीं से कोई न कोई इनाम, इकराम, कोई तमगा, कोई पद मुझे मिले, और उस चाह के, उस इच्छा के पीछे का जो प्रपंच होता है कि आदमी बहुत कुछ न करके सब कुछ पा लेना चाहता है या बहुत कुछ पा लेना चाहता है, नाम, शोहरत, पद। तमगा भी उसमें से एक कहानी है। हालांकि इस कहानी में वो अर्थ नहीं है। मैंने जो इसका टाइटल रखा वो इसलिए रखा, तमगा वर्तमान प्रासंगिकता में बहुत शूट करता है। आप इसकी जो श्रेष्ठ कहानी के रूप में अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, 11 कहानियों में से आपकी जो सबसे श्रेष्ठ आपको लगी और बाकी पाठकों की बहुत ज़्यादा प्रभावित अगर वो करे, तो वो कौन सी कहानी के बारे में आप बताना चाहेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। सारी कहानी मेरे दिल के करीब है, लेकिन फिर भी अगर कोई एक कहानी के बारे में आप अगर पूछना चाहें तो मीरा मेरे सबसे ज़्यादा दिल के करीब है। और मीरा में मैंने बहुत कुछ एक साथ रखा है। पाठक अगर इसको पढ़ेंगे तो निसंदेह उनको ये पसंद आएगी। मीरा में मैंने फिलॉसफी भी रखी है, भारतीय दर्शन को भी उसके साथ जोड़ा है, और पुराने ज़माने से चली आ रही भारतीय समाज के जो ताना बाना है उसको भी मैंने इसमें रखा है। और प्रेम इसमें सर्वाधिक और सर्वोपरि है। प्रेम के लिए व्यक्ति कितना समर्पित हो सकता है, अपना सर्वस्व दान कर सकता है, जो कि भारतीय परंपरा भी रही है। तो मीरा से आप काफ़ी प्रभावित होंगे, ये मेरा मानना है। डॉक्टर साहब, आपकी बात को थोड़ा काटते हुए मैं एक बात और पूछना चाहूँ कि आज जो हमारे नए जो पीढ़ी के बच्चे हैं, नए पीढ़ी के जो युवा बच्चे हैं,
वो साहित्य से कटे हुए से नज़र आते हैं। उनको मोबाइल संस्कृति और वो सारी चीज़ें ज़्यादा आकर्षित भी करती हैं। उनमें समय भी ज़्यादा जी जी बर्बाद तो नहीं कहेंगे, पर समय ज़्यादा व्यतीत करते हैं, जी जी। ऐसा मानते हैं। क्या कारण है कि वो साहित्य से दूर होते जा रहे हैं? उनको वापस पुनः साहित्य से कैसे जोड़ा जाए? आपके जहन में निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसी भी बात रही होगी, क्योंकि प्रत्येक एक लेखक चाहता है कि वो उसकी पुस्तकें पढ़ी जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे पुस्तकों से साहित्य से क्यों करता जा रहा है आज का युग? डॉक्टर साहब, मेरा ये मानना है कि इन सब चीज़ों के पीछे हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, वो हमने एक प्रकार से ये मान लीजिए कि पुरातन को बिल्कुल छोड़ दिया है और नए को हमने पूरी तरह से अपनाने की कोशिश की है, जिसमें हम पूरी तरह से विफल हुए। मैं ये नहीं कहता कि इंटरनेट या मोबाइल ये सब बुरी चीज़ें हैं, बहुत सारा ज्ञान, अथाह ज्ञान है उसके अंदर, लेकिन उसमें से आपके काम का कितना है वो समझ आप में होनी चाहिए। और किताबें इंटरनेट पर भी आपको उपलब्ध हो जाएंगी, आजकल ई बुक और ऑडियो बुक का भी ज़माना है, पर भौतिक रूप से पुस्तक जब हाथ में हो, आप अभी महसूस कर सकते हैं इस चीज़ को कि किताब जब हाथ में हो तो एक आत्मीयता आती है। मोबाइल से आप किताब पढ़ेंगे, वो आत्मतृप्ति नहीं मिलेगी, आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। और मोबाइल से होने वाली जो शारीरिक और मानसिक हानियां हैं वो तो खैर अलग बात है, अलग विषय है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें पुस्तकों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और नई पीढ़ी से ये मेरी गुजारिश है कि पुस्तकों की ओर लौटना चाहिए, और जब तक उनको महसूस नहीं कर पाएंगे, जब तक आप उनके साथ आत्मसात नहीं कर पाएंगे। अब एक अंतिम छोटा सा सवाल है, बहुत जी। संक्षिप्त में मैं पूछ रहा हूँ, पर आपको संक्षिप्त में ही बताना है जी जी कि ये पुस्तक कोई पढ़े जी। तो क्या संदेश उसके पास आप देना चाहेंगे? क्या इसमें कौन कौन से ऐसे मूल बिंदु हैं, मूल विषय हैं जिसको आप अभी बताना चाहेंगे संक्षिप्त रूप में कि ये क्यों महत्वपूर्ण है किताब? जी, मैंने इस किताब के ज़रिए ये प्रदर्शित करने की कोशिश की है कि समाज में जो गैर बराबरी है, जातीय असमानता है, उसको जब तक समाज अपने आप ये स्वीकार नहीं करेगा कि हम वास्तव में गलत हैं, गैर बराबरी गलत चीज़ है, तो कोई भी कानून या कोई भी सरकारी दबाव इस चीज़ को लागू नहीं करवा सकता। एक प्रेम ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को जोड़ता है, और प्रेम करना, प्रेम पाना, ये साहित्य में केवल वर्णन नहीं किया गया है, भारतीय समाज में बहुत गहरे से उतरा हुआ है। तो प्रेम से हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। प्रेम, सद्भाव, जी, आपसी जो मैत्री, जी, इसी को भाईचारा, बंधुत्व, जी जी, वो प्रेम के जो अलग अलग रूप है, जो व्यापक रूप से जी पूरे समाज में, पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में बिल्कुल अंतर्निहित है, आप उनका संदेश देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत